Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF मैनेजमेंट कोड 17 का हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 4 यूनिट कवर कर चुके हैं और 5th यूनिट भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज 5th यूनिट के जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि मनी की वैल्यू डिफरेंट टाइम पे क्या होती है। आज जो मनी की वैल्यू है, आज जो 100 रुपये की वैल्यू है, क्या आने वाले टाइम में 100 रुपये की वैल्यू उतनी ही रहेगी? इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज जो सामान आज आप 1000 रुपये में खरीद सकते हो, क्या उतना ही सामान आप फ्यूचर में 2 साल बाद खरीद पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उस मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। सिमिलरली टाइम वैल्यू ऑफ हमें यही बताता है कि पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किस तरीके से वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुई है। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनको बेटर से बेटर क्या कर सके, रिटर्न्स प्रोवाइड कर सके, बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड कर सके। सो द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक वेरियस डिसीजंस। उसके रिगार्डिंग फाइनेंस मैनेजर को क्या करने होंगे, बहुत से डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो डिसीजन हम अच्छे से तभी ले सकते हैं जब हम क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टडी करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। अगर एक फाइनेंस मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम करता है, सारे फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से लेता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अच्छे से परफॉर्म होगी, उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर प्रॉफिट बढ़े तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करे, तो उसके फाइनेंशियल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग अच्छे से करनी होगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गुड डिसीजन मेकिंग हो, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा था, इसलिए हम उसे क्या मानते थे, वीक मानते थे इन कंपैरिजन टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते, वहाँ पे हमें एक वीकनेस होती है कि वहाँ पे हमारी जो सर्टेनिटी है या फिर वहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इफेक्टिवली वर्क करें, स्मूथली वर्क करें, तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना जरूरी होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने का मतलब क्या है कि ये पहचानना कि कब वो मनी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है और कब हमें उसमें स्पेंड करना चाहिए। Time value of money defines that the value of money which helps in comparison and taking the best decision। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो मनी की वैल्यू को कंपेयर कर सके डिफरेंट टाइम्स पे और उसकी डिसीजन मेकिंग कर सके। फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आज के टाइम पे 50,000 की वैल्यू देखना चाहती है और 2025 में 50,000 की वैल्यू देखना चाहती है, ताकि वो ये देख सके कि उसे इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि हम वैल्यू ऑफ मनी को, कि आज क्या वैल्यू है और कल क्या वैल्यू होगी, उसके बेस पे अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें। एज द वैल्यू ऑफ ₹1 इन टूडेज टाइम इज़ नॉट इक्वल टू द रुपी इन द फ्यूचर टाइम, कि आज जो 1000 रुपये की वैल्यू है, क्या सेम वैल्यू 1000 रुपये की 2025 में भी होगी? नहीं होगी। और इसी चीज़ को कंसीडर करना, इसी चीज़ की स्टडी करना हमारा क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज अगर आप खुद के साथ रिलेट करके देखो, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हम कहेंगे हम कैसे बिलीव कर ले कि फ्यूचर में वो वैल्यू नहीं होगी। आज आप जिस टाइम पे हो, अगर आप 2023 की बात करो और 2020 की बात करो, तो क्या इन 3 साल में कुछ डिफरेंस नहीं आया? क्या 2020 में 1000 रुपये से आप जो खरीद सकते थे वही चीज़ आज आप खरीद पा रहे हो? नहीं। इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, उस चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब जब हमें 1000 स्पेंड करने पड़ रहे थे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आज हमें 1500 स्पेंड करने पड़ रहे हैं उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। यानी कि 2020 के 1000 रुपये और आज के टाइम पे 1500 रुपये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ मनी चेंज होती है टाइम टू टाइम। तो टाइम वैल्यू ऑफ हमें यही डिटरमाइन करता है कि प्रेजेंट में अभी जो हमारे पास वैल्यू है, अभी जो हमारे पास पैसा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, उसके साथ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, तो आज उससे जितना सामान हम खरीद सकते हैं, आज उससे जितने रिटर्न हमें मिल सकते हैं, फ्यूचर में उतने रिटर्न उससे नहीं मिलेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है कि हमें फ्यूचर, करंट के जो पैसा है उस पर हम ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं। हमने बोला ना कि आज के जो 2023 के और 2025
कि 1000 रुपये में बहुत डिफरेंस है। आज जो चीज़ आप 1000 रुपये में लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट ए है वो 1000 रुपये में आ जा रहा है, 2025 में उसी को परचेज़ करने के लिए आपको हो सकता है 1500 पे करने पड़े। तो इसका मतलब 1000 और 1500 क्या हो गए, इक्वल। आज के 1000 रुपये और फ्यूचर के 1500 रुपये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, करंट में जो मनी की वैल्यू है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्यूचर। फ्यूचर में मनी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे आगे टाइम जाता जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और करंट में वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो करंट में वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, परचेजिंग पावर। क्योंकि फ़िलहाल हमारी परचेजिंग पावर उससे ज़्यादा है। आज हम उस 1000 रुपये से ज़्यादा खरीद सकते हैं इन फ्यूचर कंपैरिजन, कि फ्यूचर में अगर हमारे पास बस यही 1000 रुपये होंगे तो हम उससे कम खरीद पाएंगे इन कंपैरिजन टू आज, बिकॉज आज उस मनी की वैल्यू ज़्यादा है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है, कि आज जो मनी है टुडे, आज के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे जो मनी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आज के हिसाब से 500 रुपये में जो आप सामान खरीद सकते हो, फ्यूचर में उतने ही सामान को खरीदने के लिए हो सकता है आपको 1000 रुपये स्पेंड करने पड़े, या फिर आपके पास 500 रुपये होंगे तो आप उससे कम सामान खरीद पाओगे। तो आज जो आपके पास पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आज परचेजिंग पावर आपके पास ज़्यादा है। आज आप उससे ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। अनसर्टेनिटी, हमें करंट इनकम पे क्यों वो होता है कि हमें फ़िलहाल पैसे मिल जाएं। आपके पास दो ऑप्शन हो कि आज आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे या फिर फ्यूचर में आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन फ्यूचर तो सर्टेन होता नहीं, क्या पता आगे क्या हो, हम रहें ना रहें, ये पैसे देने वाला रहे ना रहे, ऑर्गेनाइजेशन रहे। तो आप क्या सोचते हो कि अभी जो मिल रहा है ना वही बेनिफिट हम उठा लेते हैं, 10 साल का वेट हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या है, अनसर्टेनिटी की वजह से भी हम क्या करते हैं, करंट जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए हमारी जो प्रेजेंट टाइम का जो पैसा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। करंट इनकम इज़ नीडेड, हमें लगता है कि हमें फ़िलहाल पैसे की ज़रूरत है। अभी आपको इमरजेंसी में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, फ्यूचर में आपको उसके बदले 15 लाख मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको इमरजेंसी कब है, आपकी अर्जेंट नीड तो अब है ना, तो आप उसे अभी लोगे। तो उसकी वजह से भी प्रेजेंट वैल्यू के मनी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं, तो अगर आपके पास आज वो 1000 रुपये है तो आप किसी को दे सकते हो, किसी को लैंड कर सकते हो, किसी को उधार पे दे सकते हो, तो वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। यानी कि आज के पैसे पे आपको क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको अब वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आज इन 1000 रुपये को सेव करके रखो कि फ्यूचर में स्पेंड करूँगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आज के वैल्यू पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजप्शन, कि हम तो अभी कंज्यूम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास जो पैसे हैं, आपको क्या है कि अभी आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, फ्यूचर में आपको 30 लाख मिलेंगे, बट आप क्या करते हो, अभी आपको कार चाहिए तो आपको उस 20 लाख की कार अभी खरीदनी है, तो फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचते कि कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं है। सो इन सब फैक्टर की वजह से क्या होता है कि ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, कम होती है। सो आपको वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, हमने ये देखा। और आज के टाइम पे जो हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू क्यों ज़्यादा है, उसके फैक्टर्स हमने देख लिए, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर आज ज़्यादा है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें फ़िलहाल इनकम चाहिए तो हमारे लिए ये ज़्यादा प्रेफरेंस है। इंटरेस्ट रेट उस पर हमें मिल सकता है, और हम अभी कंज्यूम करना चाहते हैं, हम अभी खरीदना चाहते हैं, अभी विशेष पूरी करना चाहते हैं, तो हम अभी लेंगे। सो हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसका कॉन्सेप्ट हो गया। टू मेक द कंपेरिजन पॉसिबल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट फैक्टर इज डन विच इज़ नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर कर सके आज 2023 और 2025 में जो पैसे हैं उसे, उसके लिए किस फैक्टर को इंक्लूड किया गया, इंटरेस्ट फैक्टर को। बिकॉज आज जो आपके पास पैसा है उसमें इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, इन 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और वो इक्वल होगा हमारे 2025 के पैसे के इक्वल। तो इंटरेस्ट फैक्टर को ऐड किया गया ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि आज के रुपए फ्यूचर में कितने रुपए के बराबर होंगे। जैसे 1000 फ्यूचर के 1500 के बराबर हैं, तो इसको हम कंपेयर कर सकें, उसके लिए ये क्या आया था, इंटरेस्ट फैक्टर आया था कि इस 1000 पे हमें 500 का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसीलिए आज के जो 1000 रुपये हैं फ्यूचर के 1500 के बराबर हैं। इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि हमारे आज के मनी की वैल्यू ज़्यादा मेनली क्यों होती है, क्योंकि आज के पैसे पे हम इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, फ्यूचर में वो आपके 2 लाख के इक्वल होंगे, क्योंकि आपका ये जो बीच का टाइम पीरियड है इसमें आप इस पैसे को किसी को उधार दे सकते हो और वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो फॉर एग्जांपल इस 1 लाख पे आपने 1 लाख इंटरेस्ट भी कमा लिया, तो फ्यूचर के 2 लाख रुपए के इक्वल आपके आज के 1 लाख रुपए हो जाते हैं। सो हमारा जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। Everyone is interested or give preference to the current money as against future money because a bird in hand is worth
टू इन वर्ष। इसका मतलब क्या है कि आप क्या सोचते हो कि आपके पास आज पैसा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कि फ्यूचर में आपको मिले, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में मिलेगा या नहीं। फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता क्या चीज़ें चेंज हो, क्या कंडीशंस चेंज हो, क्या सिचुएशन चेंज हो। हर कोई प्रेफर करता है कि करंट में आपको पैसा मिले, इसीलिए आज का जो मनी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर। फ्यूचर में हमारे आज की मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ एन इन्वेस्टर कैन अर्न बाय डू री इन्वेस्टिंग इन प्रेजेंट मनी। यानी कि अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि आज आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आप इन्वेस्ट कर करके उसको क्या बना सकते हो, 20,000 बना सकते हो। लेकिन अगर आप उसको 20,000 ना बना पाओ, अगर आप उसे इन्वेस्ट ना करो तो उसकी वैल्यू होगी ही नहीं। तो ये क्या कहता है कि हमारे आज की मनी की वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, हम उसे किसी को दे सकते हैं, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, तो उस वाले मनी की वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आज के जो 1 लाख रुपए हैं और फ्यूचर के 1 लाख रुपए सेम नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जो 1 लाख रुपए हैं 2023 में और जो 2025 में होंगे, उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि 1 लाख में आज जो आप खरीद रहे हो फ्यूचर में आप वो नहीं खरीद सकते। और आप इसे क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। यानी कि किसी को दोगे तो 10,000 रुपये आपको क्या हर साल किस चीज़ पे मिलेंगे, आपको 10 साल आपको एज ए इंटरेस्ट मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल 2 साल आपको 10,000 करके इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया, 20,000 इंटरेस्ट। तो फ्यूचर के 1,20,000 के इक्वल आपका है 1 लाख रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि आज का मनी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो एक फ्यूचर वैल्यू होती है मनी की, एक प्रेजेंट वैल्यू होती है। आज जो वैल्यू है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू। जैसे आज जो 1 लाख रुपए हैं ये हमारे क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू। और ये किसके इक्वल हम कर रहे थे, 1,20,000 के, क्योंकि हमें 20,000 क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 1,20,000 है ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू में आज की मनी क्या है, ये ज़्यादा वैल्यूएबल हुई ना। आज के 1 लाख रुपए फ्यूचर के 1,20,000 के इक्वल है। इसका मतलब आज का मनी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। यही हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें डिफाइन करता है। नाउ अगर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना है तो उसके 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा था कि आज के 1 लाख रुपए 1,20,000 के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट में वैल्यू होती है उससे ज़्यादा आगे बढ़ के उसी मनी की वैल्यू जो है ज़्यादा वाले के इक्वल होती है। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर पे जाते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ये याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब फ्यूचर से हम क्या आते हैं, प्रेजेंट पे आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, कम करना। जैसे 1,20,000 को हम क्या करते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, क्योंकि 1,20,000 जो है वो फिलहाल सिर्फ 1 लाख के इक्वल हैं। हमारे लिए आज वो ज़्यादा के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि 1 लाख जो हमारे पास आज पैसे हैं, फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, 1,20,000। आज जो हम 1 लाख से खरीद रहे हैं वो फ्यूचर में हमें 1,20,000 से खरीदना होगा। तो फ्यूचर से जब प्रेजेंट पे आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू मतलब अमाउंट, ना कि वैल्यू। अमाउंट तो आज ही हमारी जो वैल्यू है वो तो आज के टाइम पे ही ज़्यादा है, बट इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इधर वैल्यू ज़्यादा है। और जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो वो अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने को कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट पे आने को डिस्काउंटिंग। और जब प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं तो अमाउंट क्या होती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आज की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए फ्यूचर में वो किसी ज़्यादा अमाउंट के इक्वल होगा। सो अमाउंट हमारी इंक्रीज होती है। और जब फ्यूचर से प्रेजेंट पे आते हैं तो हमारी अमाउंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वैल्यू का क्या है, उल्टा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू यहाँ ज़्यादा होती है और यहाँ कम होती है। जैसे कि 1 लाख और यहाँ 1,20,000, तो अमाउंट तो यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और यहाँ डिक्रीज हो रही है, बट ये वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये हमारे 2 तरीके होते हैं। अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं कि अगर कंपाउंडिंग टेक्निक से करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि एक तो हर साल हमें सेम लेवल ऑफ कैश फ्लो हो। फॉर एग्जांपल आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हमने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए तो हर साल हमें रिटर्न में क्या मिलते रहेंगे, 20,000 सेम अमाउंट मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न मिलता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, जैसे कि 1 लाख प्लस 1 प्लस आर इंटू में 1 प्लस आर एन। एन हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा टाइम गैप है, हमने 10 साल के लिए दिया तो यहाँ 10 आ जाता है, 5 साल के लिए दिया तो 5। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
कि उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा। इस फॉर्मूले को लगा के, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए बिकॉज फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं। सो फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली उसे कर भी सकते हैं। सो आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे। आज के टाइम पे जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको n से, यानी कि कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1,00,000 रुपये है और रिटर्न क्या है 10%, हमने 5 साल के लिए किया है, तो 1 प्लस रिटर्न 10 एंड हमने कितने साल के लिए, 5 साल के लिए किया है। तो इस फॉर्मूले को सोल्व करके हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी कितनी वैल्यू होगी। सो हमारा क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे फॉर 1 लाख ये आ जाएगा आई थिंक 50,000 समथिंग। सो 1,50,000 आज के हमारे 1,00,000 रुपये फ्यूचर के 1,50,000 के इक्वल होंगे। सो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस आर, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो किससे हो जाएगा, उसका स्क्वायर किसका होगा, एन का। एन हमारा क्या होता है, टाइम गैप की, कितने टाइम इंटरवल के लिए हम कर रहे हैं। ये तो हमारा कब हो गया, जब हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट रिटर्न नहीं है, अगर हमारे रिटर्न जो हैं हर साल अलग इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट 1,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स। यहाँ तो हमने क्या किया था कि हमने सोचा था सेम रिटर्न मिलेंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से थी कि फॉर एग्जांपल आप 1,00,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1,00,000 आपने इकट्ठे इन्वेस्ट किए थे, होल सम में इन्वेस्ट किए थे, इकट्ठे आपने इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर आपने देख लिया कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। लेकिन इस वाले केस में क्या कर रहे हो आप, 1,00,000 इकट्ठे इन्वेस्ट करने की बजाय आपने सोचा कि हर साल मैं क्या करूँगा, 25-25 हज़ार इन्वेस्ट करूँगा, 25-25 करके आप 4 साल इन्वेस्ट करोगे। तो उस केस में आप फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो जैसे कि आज हमने 1,000 इन्वेस्ट किए तो 1,000 पे आज हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो फ्यूचर में वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1100 के इक्वल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट ईयर इस पे 1100 पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर उस इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे। तो अगर हमें फ्यूचर की निकालनी है तो वो सेपरेट ईयर की कैलकुलेशन के साथ निकलेगी। इंटरेस्ट 1,000 एवरी ईयर फॉर 3 ईयर्स, हर साल हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम क्या करते रहेंगे, उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। सो हमारे फॉर्मूले कंपाउंडिंग के बहुत ही इजी हैं कि हमें अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो फ्यूचर वैल्यू अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं तो अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें अमाउंट डिक्रीज करना होता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते। अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, अमाउंट डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, अमाउंट कम हो जाएगा। सो फ्यूचर वैल्यू पे जाने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन। ये तो हमारा क्या है कि फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो भी कैसे कि सारी इन्वेस्टमेंट हम इकट्ठी कर रहे हैं, इकट्ठे हमने 1,00,000 रुपये लगा दिए और उसके बाद हमारे वो जो इस फॉर्मूले में डाल के देखा तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1,50,000। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट अलग अलग ईयर पे कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर पे किए 1,000, सेकेंड ईयर पे किए और थर्ड ईयर पे किए, तो इनकी वैल्यू इकट्ठी कैसे चलती जाएगी कि इसके 1,000, इसको हमने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट मिला 100 रुपये, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गए, 1,100 हो गए। अब 1,100 में आगे जाएंगे तो यहाँ 1,000 थे, यहाँ 1,100 हो गई, तो अब इस 1,100 के साथ ये तो 2,100, अब 2,100 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे उस इंटरेस्ट को उसके अंदर ऐड करते जाएंगे और अलग अलग ईयर में कैलकुलेट करते जाएंगे और टोटल जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू। नाउ अब हमें फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना है। अभी तक अगर हमने कंपाउंडिंग देखा तो हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट से हम क्या जा रहे थे, फ्यूचर पे जा रहे थे जहां हमारा अमाउंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब फ्यूचर वैल्यू से अगर प्रेजेंट पे आएंगे तो अमाउंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आज वैल्यू ज़्यादा है कम पैसे की। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन वी वांट टू कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक, कि हम प्रेजेंट वैल्यू को निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में कोई हमें कहता है कि हम आपको फ्यूचर में 20 लाख रुपये देंगे, तो आप ये देखते हो कि उस 20 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू है, उसी को हम कैसे देख सकते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक से। तो मैंने क्या बोला था कि इधर आते हैं तो हमारा अमाउंट क्या होता है, कम। जब अमाउंट कम होता है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब अमाउंट ज़्यादा करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्योंकि हम पिछले फॉर्मूले में क्या कर रहे थे, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 प्लस आर एन के साथ, तो इधर हम क्या कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फ्यूचर वैल्यू गिवन है उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर एन के साथ। फॉर एग्जाम्पल की फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है 1 लाख, 1 प्लस आर की आपका जो रेट है वो क्या 10% है एंड वो भी 5 ईयर्स के लिए है। तो अब इसको हम सोल्व करके जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप सोल्व करके आप ये निकाल सकते हो कि इधर जो भी आएगा 50 आया आई थिंक। सो आप इसको क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग निकाल लोगे कि आज के टाइम पे किस चीज़ की वैल्यू कितनी है। तो आपका क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू और उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करके ही तो हमारी वैल्यू क्या, अमाउंट कम आएगी। तो अगर अमाउंट कम करना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है और अगर अमाउंट को ज़्यादा करना होता है हमें मल्टीप्लिकेशन करना
करना होता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिकॉज फॉर्मूले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब ये फॉर्मूला कब है, जब आपने इन्वेस्टमेंट कब की हो, लगातार की हो, मीन्स इकट्ठा सारी इन्वेस्टमेंट हुई हो। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक एक करके थी, उसी तरीके से जैसे हम पिछले में ले रहे थे कि 1000 एक ईयर में इन्वेस्ट किए, 1000 एक ईयर में इन्वेस्ट किए, ऐसे 3 साल में करके आपने इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आपकी अगर निकालनी हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग ईयर पे डिस्काउंट रेट लगाना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट हम कैसे लगाते हैं, ये हमारा होता है डिस्काउंट रेट निकालने का फॉर्मूला कि 1+RN। इसके थ्रू आप क्या करोगे, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। सो फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पिछले में ले रहे थे, इकट्ठा तो हमारा सारा हो गया था, लेकिन हमने अलग अलग करके इन्वेस्ट करना था। 25,000 एक में, 25,000, 25,000 और 25,000, 4 साल में हम क्या करेंगे, 1 लाख को इन्वेस्ट करेंगे। तो इस 25,000 पे हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई फॉर एग्जांपल 10% का अगर इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ 25,000 के ऊपर कितना और जुड़ जाएगा, इसका इंटरेस्ट भी जुड़ेगा ना, तो वो 2500 इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये 25,000 प्लस वो वाला 2500 इंटरेस्ट, अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 27,500। तो 27,500 पे अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट भी जुड़ेगा, 2500 पे भी तो इंटरेस्ट आया होगा, वो इंटरेस्ट भी यहाँ ऐड होगा, और यहाँ पे सारा ऐड होएगा, यानी कि ये 25,000 भी, देन ये हमारा इंटरेस्ट, देन इस पे जो हमारा इंटरेस्ट आया था वो, ये सारे इंटरेस्ट ऐड होते जाएंगे और हमारी फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से जब हम उल्टा चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे 25,000 फॉर एग्जांपल यहाँ 28,000 हो रखे हैं, यहाँ 25, तो इन सब की हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते रहेंगे, इनको 1+RN से डिवाइड कर करके सबकी अलग अलग निकालेंगे, और उसके बेस पे जो टोटल आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है ये देखना कि मनी की वैल्यू डिफरेंट टाइम पे कितनी होती है। आज जो हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो भी पैसा हमारे पास फ्यूचर में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आज परचेजिंग पावर ज़्यादा है, सर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा आज है, फ्यूचर अनसर्टेन है, इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसकी स्टडी करती है। अब ये हमारी क्या होती है, दो वैल्यूज़ हमारे पास होती है, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। आज जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो वैल्यू होती है वो फ्यूचर वैल्यू। अगर प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम कंपाउंडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे होते हैं तो हमारी अमाउंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन वैल्यू प्रेजेंट की ज़्यादा होती है। अगर फ्यूचर से वैल्यू में आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू में आ रहे हैं, तो हमारी अमाउंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिस्काउंट होती है। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, दोनों के फॉर्मूले किस बेस पे निकलते हैं कि या तो हम इन्वेस्टमेंट सारी इकट्ठी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हम अलग अलग ईयर में कर रहे हैं। अगर सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहे हैं तो क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू को निकाल रहे हैं तो हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, मीन्स फ्यूचर अमाउंट बड़ा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पीवी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1+RN से। और अगर हमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो छोटा अमाउंट निकलेगा, इसीलिए उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 1+RN से। नाउ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, कि बॉन्ड्स एंड शेयर की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि वर्थ को आइडेंटिफाई करना। वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ एन एसेट्स विच कैन बी फिजिकल और फाइनेंशियल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एसेट्स हैं उनकी वर्थ निकालना, उनकी वैल्यू निकालना। कि हमने देखा ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर से। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि हम ये वर्थ आइडेंटिफाई करें कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कितने इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है। इसके अंदर अगर हम वैल्यूएशन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें तो हम फिजिकल एसेट्स लाइक जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, टेबल्स हैं, इनका वैल्यू नहीं निकालते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनकी कितनी वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स। वैल्यूएशन रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनकी क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इक्विटी की कितनी वैल्यू है, जो प्रेफरेंस है उसकी कितनी है, डिबेंचर की कितनी है, बॉन्ड की कितनी है, कि कितने अमाउंट है उसका, कितनी अमाउंट की वैल्यू है, कितनी वर्थ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब कितने तरीके की वैल्यू होती है, वैल्यू बेसिकली हमारे 5 तरीके की होती है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गोइंग कंसर्न वैल्यू, लिक्विडेटिंग वैल्यू एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। वैसे हमारी मेनली 2 ही वैल्यू यूज़ की जाती हैं, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो उस एसेट्स की, यानी कि जो फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में मेंशन होती है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर 25 लाख बैलेंस शीट के अंदर मेंशन है तो हमारा इक्विटी शेयर की वर्थ कितनी हो गई, 25 लाख, 25 लाख। तो जो वैल्यू हमारी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। यानी कि जो हमारे बिजनेस की बुक है, अकाउंट्स हैं, उसके अंदर जो वैल्यू मेंशन है उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू। और वो किस पे बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। बट
हमारी मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो हम करंट प्राइस की बात करते हैं कि आज प्रिवेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में। अगर उस एसेट्स को, अगर उस इक्विटी शेयर को हम सेल करते हैं तो मार्केट में वो किस प्राइस पे जाएगा, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू किस पे बेस्ड होती है? करंट पे बेस्ड होती है। और ये हमारी किस पे बेस्ड है? हिस्टोरिक पे। तो ये हमारी मेन वैल्यूज हैं जो यूज़ की जाती हैं, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इनके अलावा 3 और वैल्यू है। गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार काम करती रहेगी, जिसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा कि आगे आने वाले टाइम में उनका बिजनेस बंद होगा या लिक्विडेट होगा। सो उस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, उसके जो बिजनेस है, उसके फाइनेंशियल एसेट्स की जो वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू क्या होती है? लिक्विडेट का मतलब यानी कि आने वाले टाइम में वो बंद हो रही है। तो बंद हो रही ऐसी फर्म जो लिक्विडेट हो रही है, क्लोज हो रही है, उसके एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटिंग वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू रेफर्स टू द नेट अवेलेबल वैल्यू एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द एसेट्स, यानी कि टोटल जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है उससे जब हम माइनस कर देते हैं टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से, तो वो हमारी क्या होती है? लिक्विडेटिंग वैल्यू। यानी कि कितनी हमारे पास बच गई एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है, जैसे कि डिबेंचर्स होते हैं या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं, उसके बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेटिंग वैल्यू। लिक्विडेटिंग वैल्यू कब होती है? जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो रही होती है। Capitalized value. Capitalized value is the sum of present value of cash flow from an assets. In order to find out the capitalized value, future expected benefit are discounted for the time value of money. कि फ्यूचर में हमारे कितने बेनिफिट हैं, उनकी जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और फ्यूचर से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट तो हमारा क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि अमाउंट क्या होगा। अमाउंट हमारा डिक्रीज होगा और हमारी वैल्यू यहाँ क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो फ्यूचर के अमाउंट की वैल्यू निकालना कि फ्यूचर के अमाउंट की करंट वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यानी कि जितना भी फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसको डिस्काउंटिंग करके, क्योंकि अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हैं तो डिस्काउंटिंग मेथड यूज़ करते हैं, डिस्काउंटिंग को यूज़ करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल लेना और टोटल बेनिफिट देखना, उस वैल्यू को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। सो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गोइंग कंसर्न वैल्यू, लिक्विडेटिंग वैल्यू एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नाउ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? जो चाहिए ही चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो हमें इन्वेस्टमेंट पे मिलना ही चाहिए। अगर हम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर साल हमें 5 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। मतलब मिनिमम वो सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही मिलो, मिनिमम 5 लाख हमें मिलने ही चाहिए। तो वो उनका क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि उन्हें रिक्वायर है कि कम से कम इतने पैसे तो उन्हें मिले। इट मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न नेसेसरी टू इंड्यूस एन इन्वेस्टर टू होल्ड और बाय। कि अगर आप चाहते हो कि आपके इन्वेस्टर्स उस चीज़ को बाय करें, उस चीज़ को खरीदें, तो उनका जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो उन्हें मिलना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो 2 पार्ट्स में होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम। यानी कि एक ऐसा रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ में आपके रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो 50 लाख रुपए वो लगा रहे हैं उसमें से वो 20 लाख तो ऐसी सिक्योरिटीज़ पे लगा रहे हैं जिनमें रिस्क नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिबेंचर में लगा दिया तो उन्हें पैसे रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, रीपेमेंट भी होगी 20 लाख की, 20 लाख आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो तो क्या होती है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, कि वो तो उसमें इतना रिस्क नहीं है तो वो रेट ऑफ रिटर्न वो कम होता है। और एक हमारा होता है रिस्क प्रीमियम रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है कि यहाँ आपने ज़्यादा रिस्क लिया है। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख रुपये आपने किस चीज़ में लगाए? इक्विटी में लगाएं। तो इक्विटी हमारी क्या होती है? रिस्की होती है। रिस्की क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटेड डिविडेंड नहीं होता कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आप रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, रिस्क कम ले रहे हो तो रिटर्न भी कम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन अगर रिस्क कम ले रही है तो उसका रिटर्न क्या हुआ? इतना रह गया। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर रिस्क ज़्यादा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। और इन दोनों से मिलकर जो इतना हमारा पूरा बन गया इसको हम क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि कम से कम इतना पैसा तो उन्हें चाहिए। अगर वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो वो थोड़ा हाई सेट किया जाता है, अगर रिस्क कम ले रहे हैं तो थोड़ा कम सेट किया जाता है। और मिक्सचर है तो उन दोनों का जो फाइनल हमारा आउटकम होता है उसके बेस पे हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कि इतने पैसे तो हमें कम से कम रिटर्न में मिलने ही चाहिए।
नाउ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड हमारे क्या है, बॉन्ड भी बोल सकते हैं हम, डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक डेब्ट सिक्योरिटी है जो हमें एक क्या करते हैं, काइंड ऑफ उधार पे पैसे देते हैं, लेकिन वो क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं और क्वाइट लार्ज अमाउंट देते हैं। जैसे कि 50 लाख रुपए हमें उधार पे मिले किसी ABC ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनके बीच में क्या बनेगी, एक बॉन्ड बनेगी, एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि 50 लाख रुपए उन्होंने दिए हमें 15 साल के लिए, तो 15 साल बाद हम उन्हें क्या करेंगे, ये टोटल के टोटल अमाउंट को रीपे करेंगे, 50 लाख उन्हें रीपे करेंगे और हर साल 10% का क्या देंगे, उन्हें इंटरेस्ट देंगे, यानी कि हर साल 5 लाख का इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये हमारे क्या होती है, बॉन्ड। यानी कि हमें डिबेंचर मिलते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल भी उनका कोई मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई उनका वोटिंग राइट नहीं होता। उनको क्या मिलती है, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑर्गेनाइजेशन को उनका इंटरेस्ट और उनका रीपेमेंट रिडम्पशन वैल्यू उन्हें पे करनी ही करनी होती है। अब इसमें 3 तरीके की मेन पॉइंट होते हैं, पार वैल्यू, कूपन रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड। जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं कि 50 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं 15 साल के लिए, और जिस पे हमें 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो ये जो 50 लाख रुपए हैं जितने हमें मिले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें मिला है वो हमारा क्या है, पार वैल्यू। कूपन रेट यानी कि उस पर कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो ये हमारा क्या है, कूपन रेट। और कितने साल के लिए मिला है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो ये हमारा 15 साल, ये हमारा क्या है, मैच्योरिटी पीरियड। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, पार वैल्यू यानी कि कितने पैसे हमें मिले हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे मिले हैं वो कूपन रेट, और मैच्योरिटी पीरियड यानी कि मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, कितने साल पे वो मैच्योर हो जाएगी। सो जो ये कूपन रेट होता है यही तो क्या है, उनका रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न कैसे है, अगर हमें कोई 50 लाख रुपए दे रहा है, उसे हर साल 5 लाख हमें पे करने हैं, तो ये 5 लाख ही तो वो रिसीव कर रहे हैं, तो उनके रिटर्न क्या मिल रहा है, उनका रेट ऑफ रिटर्न तो ये 10% ही हुआ ना। तो उनको रिटर्न क्या मिल रही है, 5 लाख रुपए ही तो मिल रहे हैं ना उन्हें, उनके पास वापस जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या, उनका रेट ऑफ रिटर्न है। सो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्या होती है और उसमें 3 कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब उनकी वैल्यू कैसे की जाती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, क्योंकि बॉन्ड पे हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। सिमिलरली एज हम डिबेंचर पे देते हैं, तो इनको हमें क्या देना होता है, इंटरेस्ट। तो जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो डिवाइडेड बाय 1 + KD एंड आई हमारा क्या है, एनुअल इंटरेस्ट की 1 साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसका रेट जो हमारा क्या था, 10%। रिडम्पशन वैल्यू की हम रिडम्पशन वैल्यू 15 लाख की 15 लाख उन्हें वापस देंगे। बॉन्ड वैल्यू एट प्रेजेंट वो निकालने के लिए ही करना है। और डिस्काउंट रेट कितना है, अगर मीन्स डिस्काउंट रेट हमें क्या बताता है कि कितनी वैल्यू में चेंज होगा, आज के टाइम पे और फ्यूचर के टाइम में कितनी वैल्यू में चेंज होगा, जो हमें कहाँ से देखनी होती है, एन्यूटी टेबल से। एन्यूटी टेबल से हमें डिस्काउंट रेट मिल जाता है। सो इसको इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड की आज की वैल्यू निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट में हमारी उस बॉन्ड की क्या वैल्यू है। बिकॉज अल्टीमेटली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, कि बॉन्ड की वैल्यू क्या है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, डिस्काउंटिंग मेथड फॉलो करना होता है। इसीलिए मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले कराया, ताकि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आते हो तो आपको क्या करना होता है, डिस्काउंट करना होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, KD यूज किया गया, जिसके अंदर आपका क्या है, D आपका डिस्काउंट रेट है, ताकि आपको पता चल जाए प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि I से इंटरेस्ट 1 + KD जो डिस्काउंट रेट है, एंड I हमारा क्या है, जो भी एनुअल इंटरेस्ट है। RV हमारी क्या होती है, रिडम्पशन वैल्यू, यानी कि जो 15 साल बाद आप उन्हें लौटाओगे वो, और उसको इससे डिवाइड कर देना कि 15, यहाँ N मतलब क्या है कि 15 साल के लिए मिल रहा है, वही KD। सिमिलर ये हमारा आय का मतलब क्या है, हर साल आप इंटरेस्ट देते रहोगे तो ये बीच में 15 बार आएगा, एंड लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिडम्पशन वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल कि ये फॉर्मूले को मैं A लिखूं तो A 1 बार + 2 3 ऐसा 15 बार होने के बाद रिडम्पशन वैल्यू वाला आएगा। इस फॉर्मूले को लगा के आप क्या निकाल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ B0 निकाल सकते हो। सो ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और ये टर्म्स के नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ बॉन्ड वैल्यूएशन बिहेवियर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम बॉन्ड का बिहेवियर देखेंगे, अब ये वैल्यू तो हमें पता चल गई कि कैसे निकालते हैं, अगर हमें उसका बिहेवियर देखना हो तो हम उसको 2 तरीके से देख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे और मैच्योरिटी पीरियड के बेस पे। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे हमें बिहेवियर डिटरमाइन करना है कि बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या था, जो मिनिमम अमाउंट एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द कूपन रेट, और कूपन क्या था, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या है, जो एक्चुअल में मिल रहा है, और ये हमारा क्या है, मिनिमम जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कूपन रेट अगर इक्वल है, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में मिल रहा है, अगर वो इक्वल है तो आपकी बॉन्ड की किसके इक्वल होगी, आपकी पार वैल्यू के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल आपको 50 लाख रुपए मिल रहे थे, तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, 50 लाख ही होगी। अगर आपका कूपन रेट ज़्यादा है, कूपन रेट ज़्यादा है का मतलब क्या है, जो आपने
एक्सपेक्ट किया था वो तो कम है। एक्सपेक्ट आपने सोचा था कि 10% मिलेगा आपको रेट और आपको मिल रहा है 15%। इसका मतलब जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू है वो पार वैल्यू से ज़्यादा होगी, 50 लाख से भी ज़्यादा आपको रुपए मिलेंगे। तो वो आपके लिए क्या है, प्रीमियम है। अगर कूपन रेट कम है रिक्वायर्ड रेट से, आपने सोचा था कि आपको मिलेंगे 10, मिल रहे हैं आपको 8, इसका मतलब 50 लाख से कम आपको रुपए मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, डिस्काउंट है। तो बॉन्ड वैल्यू क्या होगी, पार वैल्यू से कम होगी। तो ये एक और ऑल्टरनेटिव वे है उसके बिहेवियर को समझने का कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमारी बॉन्ड की वैल्यू का क्या कनेक्शन होता है, कि अगर जो हमारी बॉन्ड है उसका कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो सेम है तो वो पार वैल्यू के इक्वल होगी। अगर कूपन रेट हमारा ज़्यादा है यानी कि जो एक्चुअल में हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है तो हम प्रीमियम पे होंगे, अगर कूपन रेट कम है तो डिस्काउंट पे होंगे। सिमिलरली मैच्योरिटी पीरियड के साथ हमारा क्या है, अगर मैच्योरिटी पीरियड से दूर है यानी कि 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड था, तो अगर हम 1 या 2 साल पे ही हैं, अभी 15 साल से 13 साल बाकी हैं, तो उस टाइम पे हम पार वैल्यू से क्या होंगे, दूर होंगे, यानी कि या तो डिस्काउंट पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे। बट जैसे जैसे हम मैच्योरिटी के पास आते जाते हैं वैसे वैसे पार वैल्यू के भी पास आते जाते हैं इन बॉन्ड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यूएशन क्या होता है, बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है। बॉन्ड वैल्यूएशन में पार वैल्यू, कूपन रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड, उसका फॉर्मूला और बॉन्ड वैल्यूएशन का बिहेवियर। नाउ प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जो मीन्स हमें कंसीडर करते हैं, हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड की और इक्विटी शेयर की दोनों की क्या होती हैं, कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अंदर 1 साल में क्या रिसीव होता है, डिविडेंड। देखो उन्हें क्या रिसीव हो रहा था, इंटरेस्ट, और इन्हें क्या रिसीव होगा, डिविडेंड, क्योंकि ये क्या है, हमारे शेयर्स हैं। कंपनी ऑलवेज ट्राई टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड सो दैट कि जो भी हमारे प्रेफरेंस है ना, उनके अगर डिविडेंड को देते रहेंगे तो एक सर्टेनिटी बनी रहेगी कि हाँ भाई हमारी इनकम इतनी है और अगर कोई इन्वेस्ट करेगा इन प्रेफरेंस शेयर्स तो उन्हें पैसे मिलते रहेंगे। तो कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है वो पे करें। अब इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड डिविडेंड होता है, बट फिक्स्ड है तो इसका मतलब डेबेंचर का एक क्या या बॉन्ड की एक फीचर आ गई। बट वो क्या है कि अगर लॉस हो तो वो मिस भी किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लॉस के टाइम पे भी देना हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है, वो डिपेंड करता है। प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंट टाइप होते हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने पिछले यूनिट में सोर्सेज ऑफ फंड किया था उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब हमने डिस्कस किया था। तो उसी के अंदर था कि क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स होते हैं। क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, जिनको हर साल पैसे मिलेंगे, अगर एक साल बीच में नहीं मिले तो अगले साल उसके मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हर साल अगर 5 लाख मिलने थे तो एक साल अगर नहीं मिले तो नेक्स्ट ईयर क्या मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव क्या होती है कि अगर एक साल की मिस हो गई तो हो गई, आगे उसे जोड़ा नहीं जाएगा। तो कंपनी हमेशा ट्राई करती है कि उन्हें वो पैसे दे। अब डिविडेंड इनकी कैसे निकाले जाती है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है कि वहाँ हम क्या ले रहे थे, ऊपर इंटरेस्ट ले रहे थे, उसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। और जितने भी साल के लिए वो हैं, क्योंकि हमारे ये क्या हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं और इरेडीमेबल। इरेडीमेबल का मतलब क्या है, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद होगी, तभी उनको फाइनली पैसे वापस दिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने 10 साल के लिए लगाए हैं, 15 साल के लिए लगाए हैं, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए लगाए हैं, यानी कि पहले ही वो रिडीम हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं रिडीमेबल शेयर। तो सेम वही फॉर्मूला है, वहाँ बस हम इंटरेस्ट लगा रहे थे, d डिवाइडेड बाई 1 + KP। बस वहाँ हमारा क्या था, KD, वो तो था डिस्काउंट रेट। KP का मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कितना उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ उसे डिवाइड करते रहो जितने भी साल के लिए वो मिला है। फॉर एग्जाम्पल 5 के लिए मिला है तो 1 2 3 4 5, और उसके बाद फाइनली हम किससे प्लस कर देंगे, जो रिडम्पशन वैल्यू हम टोटल करेंगे उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, रिडीमेबल। और इरेडीमेबल का मतलब क्या है, कोई भी रिडम्पशन वैल्यू नहीं है, जब लिक्विडेट होगा तभी वो रिडीम होंगे। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है डी, यानी कि कितना डिविडेंड मिल रहा है, डिवाइडेड बाय केपी, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। सो प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रिडीमेबल एंड इरेडीमेबल, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जिनको इजीली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। एंड पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव यानी कि जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिव जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। नाउ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले हमने वैल्यूएशन की बॉन्ड और डिबेंचर की, उसके बाद हमने वैल्यूएशन किया प्रेफरेंस शेयर का। अब हम वैल्यूएशन करें कि इक्विटी शेयर को कैसे वैल्यू किया जाता है। तो इक्विटी शेयर होते कौन है, जो हमारी सबसे एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि इनके रिटर्न सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस रिस्क भी क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। इनको तभी पैसा मिलता है जब सब किसी हर तरीके के एक्सपेंसेस, हर तरीके की ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर चुकी होती है ना, उनके पास जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस थे, जितना भी इंटरेस्ट देना था,
था, टैक्स देना था, प्रेफरेंस शेयर को देना था, सब कुछ दे चुके होते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर्स के लिए बचता है। तो जितना भी पैसा बच गया वो सारा किसके लिए होता है? इक्विटी शेयर्स के लिए होता है। बट इनके लिए रिस्क क्यों है कि लॉस हुआ तो इन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इनकी कुछ असम्पशंस क्या होती हैं कि इनका कोई रिडम्पशन वैल्यू नहीं होती, कि ये 10 साल या 15 साल के लिए नहीं होते, ये हमेशा कब तक रहते हैं? जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। और ये क्या है, इनको कोई लिक्विडेटिंग वैल्यू नहीं होती, कोई रिडम्पशन रेट नहीं होता, कोई भी गारंटेड या डिविडेंड इनका नहीं होता है। अगर पैसे हैं तो मिल जाते हैं, नहीं है तो नहीं मिलते। बट ये फिर भी क्यों खरीदे जाते हैं? क्योंकि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहती है तो लास्ट में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और इन्हें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। नाउ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर हमें इक्विटी की वैल्यू करनी है तो हम दो बेसिस पे कर सकते हैं, एक तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे और एक डिविडेंड के बेस पे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या होता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है, बुक वैल्यू है, उसमें क्या वैल्यू है इक्विटी की, उसी के बेस पे हम बता देते हैं कि हमारी वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर फंड की इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास 50 लाख रुपए बचे एंड टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं? 50। तो 1 लाख हमारी क्या हो जाएगी? एक इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर से क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो हम किसके बेस पे कर रहे हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि बैलेंस शीट जो हमारी है उसके अंदर इधर क्या होते हैं? एसेट्स हैं, इधर हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, करंट भी बोल सकते हो आप उसे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और बची हुई क्या होती है? शेयर कैपिटल। तो उस कैपिटल में से जब हम निकालते हैं कि हमारी कितनी वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ सेकंड होती है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, कि आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो इसकी हमारी क्या दो ही असम्पशंस होती हैं कि फर्स्ट क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कि जब हर साल आपको डिविडेंड मिलता है, लेकिन आपकी जैसे इस साल अगर आपने काम करना शुरू किया तो नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड मिलेगा, पहले आपको वर्क करना होता है। और सेल कैन अकर ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, की एट द एंड ऑफ द ईयर ही आपको डिविडेंड मिलता है। अब इसका फॉर्मूला एज सिमिलर एज जो हमारा किसका था? प्रेफरेंस का, कि P1 जो भी आपको क्या डिविडेंड इसको मिलना है, D डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। वहाँ देखो सबसे पहले हमारी क्या था? KD जो किसके लिए था? बॉन्ड्स वगैरह के लिए, यहाँ डिस्काउंट आ रहा था। देन हमारा था KP जो प्रेफरेंस के लिए था, कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो था प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अब हमारा है KE, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, उससे डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये कभी रिडीम नहीं होते। तो जितने साल तक ये रहेंगे उससे इसको प्लस करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, जितने भी साल तक होंगे। लास्ट में जब हमारा टोटल हो जाएगा तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ हमारे जो इक्विटी शेयर हैं उनकी। अगर जीरो ग्रोथ है, यानी कि हर साल सेम मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हर साल अगर 5 लाख मिल रहे हैं तो चाहे कितना ही प्रॉफिट होता रहे, 5 लाख ही मिलते आ रहे हैं, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है D डिवाइडेड बाय KE। अगर कांस्टेंट ग्रोथ है, हर साल 5% 10% की फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो रही है, तो आज 5 लाख मिले, कल 5,50,000 मिलेंगे, उससे अगले साल और उसमें ग्रोथ होती रहेगी 55,000 की। तो हर साल कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? यानी कि जो D है डिविडेंड आपका मिल रहा है, ग्रोथ को हम उसके अंदर ऐड करेंगे और नीचे ग्रोथ को माइनस किया जाता है, ऐसे करके हम निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब है एडवांटेजेस, कि वैल्यूएशन करने की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि आप अच्छे से उनका एनालिसिस कर सकते हो, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा अच्छी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेते हो। किसमें कितना ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतना ज़्यादा रिस्क है। कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, इक्विटी को प्रेफरेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो, डेब्ट को बॉन्ड के साथ कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। आप इवेल्युएट कर सकते हो कॉर्पोरेट इवेंट्स की, कि आगे क्या क्या होने वाला है, उसकी वजह से वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आ सकता है, और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? डिलेमा इन सेलेक्टिंग द वैल्यूएशन मेथड, कि आप कौन से मेथड को यूज़ करोगे वैल्यूएशन करने के लिए। डिफरेंट मेथड अवेलेबल होते हैं, वो फॉर्मूले जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इक्विटी शेयर में तो काफ़ी लेंथी भी होती है। क्यों लेंथी क्यों होती है? क्योंकि आपका रिडम्पशन नहीं होता, तो काफ़ी साल के लिए आपको उसे करना पड़ता है। टेंजिबल एसेट्स को, इनटेंजिबल एसेट्स को हमने क्या कर दिया? कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और एरर इन अजम्पशंस, जो हम अजम्पशंस लेके चल रहे हैं इनकी, हर बार वो अजम्पशन फुलफिल हो ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हमारी क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, उसकी वैल्यू आज के वैल्यू की मनी ज़्यादा क्यों है, उसकी वैल्यू आज जो हमारे पास पैसा है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा क्यों है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर। और हमारे कितने तरीके की वैल्यू होती है? फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने के लिए कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट पे आने के लिए डिस्काउंटिंग। दोनों के क्या फॉर्मूले हैं। देन वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ वैल्यूज क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है जो मिनिमम एक्सपेक्टेड किया जाता है। देन बॉन्ड का वैल्यूएशन करना, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करना, एंड इक्विटी का वैल्यूएशन करना। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। आई विल try to resolve your query as early as possible, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.